Hello students, once again welcome back to the channel. So we are again back with the video in the continuation of the series for the preparation of PGT Computer Science for the various exams, and we were doing the chapter Flow of Control from class 11 NCERT book. And from that we are in the part 8 of this video, and the topics for this video are break and continue statement and nested loops. So let us understand what is the meaning of the statements and how we can do or perform these loops, or how we can do these nested loops. Now today our topic is break and continue statement. इससे पहले स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि whenever we have to do repetition in our programs, जब भी हमें अपने प्रोग्राम में रिपीटिशन करनी होती है तो उस केस में हम दो लूप्स का यूज करते हैं, जो कि आपका है फोर लूप और व्हाइल। लास्ट वीडियो में हमने उन लूप्स को कैसे यूज करना है वो समझा, एंड वी डिड सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर लूप्स, ठीक है। बट कई बार प्रोग्राम में ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब हमें लूप में से एग्जिट करना पड़ता है। इट मीन्स वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट लूप, ठीक है। सो और वी हैव टू स्किप सम ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द लूप। या तो हमें लूप को टर्मिनेट करना पड़ता है उस केस पे, या फिर हमें कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में हम ब्रेक और कंटिन्यू जंप स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, विच हेल्प अस इन दिस पर्पस। ब्रेक एंड कंटिन्यू दो हमारी जंप स्टेटमेंट हैं जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम के बीच में से बाहर आते हैं। नॉर्मल जो एग्जीक्यूशन होती है उसमें स्टेप बाय स्टेप होता है। सिलेक्टिवली जो एग्जीक्यूशन होती है उसमें कंडीशन के बेस पे हम मूव ऑन करते हैं, और जब रिपीटिशन करते हैं तो तब तक करते हैं जब तक कि कंडीशन इज सेटिस्फाइड। लेकिन तीनों ही केस में अगर हमें बीच में से प्रोग्राम के बाहर आना हो या बीच में से प्रोग्राम को स्टॉप करना हो, वहाँ पे हम यूज करते हैं अपनी कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट, जो कि हमारी जंप स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है? ये किसी भी प्रोग्राम के नॉर्मल जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसे चेंज करती है। कोई भी प्रोग्राम अगर सीक्वेंस में चल रहा है या डिसीजन के बेसिस पे चल रहा है या रिपीट हो रहा है, तो उस केस में ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को बीच में चेंज कर देती है, यानी कि बीच में से प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देती है। अब इसके यूज के लिए हमारे पास सामने एक प्रोग्राम है। हमारे पास एक नंबर है 0, ठीक है। हमने कहा फॉर नम इन रेंज 10, तो नम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? इट विल गो फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि नम जो है वो नम प्लस 1 होता जाए, और अगर नम की वैल्यू 8 हो जाती है, जिस प्लेस पे नम की वैल्यू 8 हो जाती है वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी, यानी कि वहां पे स्टेटमेंट स्टॉप हो जाए, ठीक है। एंड अदरवाइज ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होती रहेगी, और जब ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी तो उस केस में हम उस पूरे लूप से बाहर आ जाएंगे। ब्रेक स्टेटमेंट इफ में है और इफ आपका फोर में है, तो आप इस पूरे लूप से बाहर आके इस प्रिंट स्टेटमेंट पे पहुंचेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को नॉर्मली एग्जीक्यूट करें तो सबसे पहले नम की वैल्यू कितनी है? 0। फॉर नम इन रेंज 10, इट मींस नम की वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0, नम इक्वल्स टू नम प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1 पे नम की वैल्यू कितनी हो गई? नम। अब ये चेक करेगा क्या 1 इक्वल्स टू 8 है? नो, द कंडीशन इज फॉल्स। जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स है इट विल नॉट गो टू दिस ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन जैसे ही नम की वैल्यू 8 हो जाएगी देन दिस ब्रेक स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। लेकिन अभी जब नम की वैल्यू 1 है जो कि 8 के इक्वल नहीं है, तो ब्रेक स्टेटमेंट पे नहीं पहुंचा इंटरप्रेटर। सबसे पहले 9 नंबर 1 पे, देन यहाँ से हियर, देन दिस एंड देन दिस। अब कंडीशन इज फॉल्स, तो इट विल डायरेक्टली गो टू दिस प्रिंट स्टेटमेंट। और क्या प्रिंट करेगा? नम हैज अ वैल्यू 1, ठीक है। नेक्स्ट टाइम नम की वैल्यू प्लस 1 होके क्या हो जाएगी? हो जाएगी। देन इट विल अगेन चेक 2 इक्वल टू 8, कंडीशन इज अगेन फॉल्स, तो ये कहाँ पहुंचा? दिस प्रिंट स्टेटमेंट, एंड इट विल प्रिंट नम हैज अ वैल्यू 2। तो ऐसे करते हुए 7 तक हमारी जो वैल्यूज है दैट विल बी प्रिंटेड। 7 तक वैल्यूज हमारी प्रिंट हो गई, लेकिन जब नम की वैल्यू 8 पहुंची, 7 प्लस 1 8 हुआ, then this condition will become true, that is 8 equals to 8. Now this condition is true, so break statement will be executed। और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आती है उसके आगे ही, यानी कि उस लूप में उसके आगे जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो ये इफ से बाहर आ गया, फोर लूप आपका टर्मिनेट हो गया। अब इसके टर्मिनेट होने के बाद हमारे पास लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट क्या बची? दिस वन, एनकाउंटर्ड ब्रेक आउट ऑफ लूप। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। num1 हैज वैल्यू 1 से लेके 7 तक आएगा, और 8 के लिए नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट आ चुकी है, तो ये फोर लूप से बाहर आ गया।
एंड इट विल प्रिंट एनकाउंटर्ड ब्रेक आउट ऑफ लूप। सो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आई हमारा इंटरप्रेटर वहां से बाहर आ गया, ठीक है। नाउ same type of question is next question, in which again we have used the break statement. Find the sum of all the positive numbers entered by the user. अब यूजर जो नंबर एंटर करेगा जरूरी नहीं है कि इट इज पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। तो हमें कंडीशंस लगा के पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या वो जीरो है या लेस देन जीरो है। और जैसे ही यूजर किसी नेगेटिव नंबर को एंटर करे, लेस देन जीरो एंटर करे, तो हमें यूजर से और इनपुट नहीं लेना। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये पता लग गया कि अगर यूजर का इनपुट लेस देन जीरो है तो वहां पे हमें प्रोग्राम को स्टॉप कराना है। तो हमें ये पता लग गया कि अगर यूजर का इनपुट लेस देन जीरो है तो वहां पे हमारी ब्रेक स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया एंट्री, जिसकी वैल्यू हमने दे दी जीरो, और एक हमने वेरिएबल ले लिया सम1, जिसकी वैल्यू अगेन हमने क्या दे दी जीरो, ठीक है। अब हम यूजर से नंबर को एंटर कराएंगे व्हाइल ट्रू। अब ये जो व्हाइल ट्रू है, दिस इज एन इनफाइनाइट लूप, ये तब तक चलता रहेगा, यानी कि यूजर से नंबर तब तक एंटर करता होता रहेगा जब तक हमारे पास कोई ऐसी स्टेटमेंट ना आ जाए जो प्रोग्राम को स्टॉप करे, ठीक है। एंट्री इक्वल्स टू इंट इनपुट। अब सबसे पहले मान लीजिए मैंने नंबर दिया 3, इनपुट फंक्शन इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में लेगा, आगे लगा हुआ इंट फंक्शन, सो इट विल टेक इट एज नॉर्मल 3 एज एन इंटीजर वैल्यू। अब ये चेक करेगा क्या एंट्री लेस देन जीरो है, क्या 3 लेस देन जीरो है, नो। सो ये ब्रेक पे आएगा, नहीं आएगा, इट विल डायरेक्टली गो टू दिस स्टेटमेंट, दैट इज sum1 प्लस इक्वल्स टू एंट्री। sum1 की वैल्यू थी 0, एंट्री की वैल्यू थी 3, तो sum1 हमारा हो गया 3, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू पे दोबारा आपसे पूछेगा एंटर द नंबर, तो आपने सपोज नेक्स्ट नंबर डाला 4। अब ये चेक करेगा कि क्या 4 लेस देन जीरो है, नो, द कंडीशन इज अगेन फॉल्स, तो ब्रेक पे नहीं आया, सम में ये ऐड हो गया, तो 3 प्लस 4 बिकम्स 7, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमने एंटर किया, सपोज दैट इज 5, चेक करेगा 5 लेस देन जीरो, अगेन कंडीशन इज फॉल्स, तो ये सीधा स्टेटमेंट पे आया, sum1 में प्लस किया 5, दैट इज दिस बिकम्स 12, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट नंबर लिया -1। अब -1 नंबर जैसे ही लिया, इट विल चेक -1 लेस देन जीरो, यस द कंडीशन इज ट्रू, और जैसे ही कंडीशन ट्रू है दिस ब्रेक स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इस पूरे लूप से हम बाहर आ जाएंगे। व्हाइल लूप से हम पूरे से इफ से और व्हाइल से बाहर आ गए। ये स्टेटमेंट व्हाइल के अंदर थी, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। व्हाइल से बाहर हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट, दैट इज प्रिंट स्टेटमेंट ऑफ सम, तो हमारा आ जाएगा सम इक्वल्स टू 12, लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक यूज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट इज, इसी तरह से हमारे और कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट। तो हमने इन एग्जाम्पल से क्या सीखा कि जहां पे भी ब्रेक स्टेटमेंट आएगी वहीं पे हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारी ब्रेक से पहले वाली जो स्टेटमेंट है उसकी कंडीशन ट्रू है, ब्रेक स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। अब कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या कहती है, अब जैसे कि हम नाम से पता लगा रहे हैं, कॉन्टिन्यू का मतलब होता है उसको अगेन रिपीट करना, ठीक है। लेकिन जब भी हमारे प्रोग्राम में कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट आती है तो उस कंडीशन के ट्रू होने पे जहाँ कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट आई उसमें जो भी स्टेटमेंट है प्रिंट करने के लिए वो उस स्टेटमेंट को स्किप कर देता है और इट विल मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन, यानी कि उस पर्टिकुलर कंट्रोल वेरिएबल की नेक्स्ट इटरेशन पे वो मूव करेगा। क्या लिखा है, व्हेन अ कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड द कंट्रोल स्किप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप फॉर द करंट इटरेशन, यानी कि करंट जो उसकी वैल्यू है उसको छोड़ के वो नेक्स्ट वाली वैल्यू पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और लूप की कंडीशन अगर फिर भी ट्रू है तो लूप में वो दोबारा एंटर करेगा, अदरवाइज कंट्रोल हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 0 to 6 हमने नंबर्स प्रिंट कराने हैं एक्सेप्ट 3। तो यही क्वेश्चन जब हमने ब्रेक से किया था तो क्या हुआ था, देखिए कंपेयर करेंगे अभी ब्रेक और कॉन्टिन्यू को। सबसे पहले हमने वेरिएबल ले लिया नम, जिसकी वैल्यू कितनी है 0। हमने कहा फॉर नम इन रेंज 6, तो नम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इट विल गो फ्रॉम 0 to 5। द वेरी फर्स्ट वैल्यू ऑफ नम इज 0, सो 0 + 1 बिकम्स 1। नम की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई।
अब इसने कहा कि अगर नम की वैल्यू 3 है, क्या 1 इक्वल टू 3 है? नो, सिंस माई कंडीशन इज फॉल्स इट विल नॉट गो टू दिस कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। ये कहाँ जाएगा? ये डायरेक्ट इस प्रिंट स्टेटमेंट पे जाएगा और ये प्रिंट करेगा नंबर हैज अ वैल्यू 1। ठीक है, नेक्स्ट केस में जो हमारे नम की वैल्यू है दैट विल इंक्रीज और यहाँ से हो जाएगी 2। ये चेक करेगा 2 इक्वल्स टू 3 है, कंडीशन इज अगेन फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट अभी भी एग्जीक्यूट नहीं, ये आपको देगा नम हैज अ वैल्यू 2। अब नेक्स्ट कंडीशन में जो आपकी नम की वैल्यू है दैट बिकम्स 3। सो नाउ इट सेज नम इक्वल्स टू 3, यानी कि 3 इक्वल्स टू 3, द कंडीशन इज ट्रू। सिंस माई कंडीशन इज ट्रू, तो तब ये कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट जो है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। लेकिन जब कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो कंट्रोल हमारा सीधा उस लूप पे पहुंच जाता है, दैट इज दिस साइड। ठीक है, ये जो इसके नीचे प्रिंट स्टेटमेंट है दैट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये सीधा कहाँ पहुंचेगा? नेक्स्ट वैल्यू पे विच इज 4। और ये जो स्टेटमेंट है नम हैज अ वैल्यू 4, दिस विल नॉट, नम हैज अ वैल्यू 3, दिस विल नॉट बी प्रिंटेड। तो आप यहाँ से देख सकते हो 3 वाली वैल्यू प्रिंट ही नहीं है। ठीक है, और इसके बाद 4 पे गया, कंडीशन चेक करी, 4 इक्वल्स टू 3 फॉल्स है, तो इस केस में नम हैज वैल्यू 4 प्रिंट हो गया, फिर 5 प्रिंट हुआ। इस तरह से प्रिंट करते हुए वो सारी वैल्यूज को एक्सेस कर चुका है, क्योंकि फोर लूप में वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक थी? 6 तक थी, तो 0 से 5 वो सारी कर चुका है, 1 2 4 5 6। और लास्ट में जब लूप पूरा खत्म हो गया तो इट विल गो टू द लास्ट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट है हमारी लास्ट? प्रिंट एंड ऑफ द लूप, सो दिस विल बी प्रिंटेड। अब एक चीज समझिए कि यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन में हम कॉन्टिन्यू के प्लेस पे ब्रेक लगा, इस कॉन्टिन्यू के प्लेस पे अगर हमारे पास यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट होती तो व्हाट वुड हैव हैपेंड? हमारी कंडीशन कहाँ ट्रू होती? जब हमारे नम की वैल्यू 3 होती। तो जब 1 है और 2 है तो उसके लिए आपके पास ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, यानी कि ये जो आउटपुट है ये आता है नम हैज अ वैल्यू 1, नम हैज अ वैल्यू 2। एंड जब जैसे ही हमारी जो वैल्यू है वो 3 हो जाती, 3 इक्वल्स टू 3 हो जाता और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट होती, तो ये इस पूरे फोर लूप से बाहर आ जाता। फोर लूप के अंदर की जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, तो सीधा ये कहता है एंड ऑफ द लूप। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को ब्रेक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करें तो हमारा आउटपुट क्या होगा? नम हैज अ वैल्यू 1, नम हैज अ वैल्यू 2 और लास्ट में हो जाएगा एंड ऑफ द लूप। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस हाउ प्रोग्राम्स विद द ब्रेक एंड द कंटिन्यू स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। इस तरह से हमारा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो दोनों के आउटपुट में हमने डिफरेंस देखा कि ब्रेक तो क्या कर रहा है, सीधा उस प्रोग्राम को वहीं पे स्टॉप कर रहा है, उसके आगे कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहा। इन कंटिन्यू क्या कर रहा है, वहां जो उस इटरेशन पे जो उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू है उसे छोड़ के वो नेक्स्ट वैल्यू पे पहुंच रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक स्टेटमेंट एंड द कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेस्टेड लूप्स। अब नेस्टेड लूप क्या होते हैं? नेस्टेड मीन्स जब एक के अंदर एक कंडीशन होती है। ठीक है, अब लूप्स की बात करें तो जब एक के अंदर एक लूप हो। हमने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी थी, जब इफ के अंदर इफ एल्स हो या एल्स के अंदर इफ एल्स हो या दोनों में से एक में इफ एल्स हो, दैट इज योर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ऐसे ही हमारे पास होते हैं नेस्टेड लूप्स। एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप होता है दैट इज नोन एज नेस्टेड लूप। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमने नेस्टेड लूप को यूज किया। तो नेस्टेड लूप का मतलब जैसे जो हम इसके अंदर काम करते हैं वो रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स की हेल्प से करते हैं। और रिपीटिशन के लिए हमारे पास कौन कौन से दो लूप्स हैं? वन इज द फोर लूप एंड सेकेंड इज द व्हाइल लूप। तो जब भी हमें नेस्टेड लूप करने होते हैं तो हम व्हाइल के अंदर व्हाइल ले सकते हैं, हम फोर के अंदर फोर ले सकते हैं, या हम फोर के अंदर व्हाइल या व्हाइल के अंदर फोर ले सकते हैं। सो दैट ऑल विल बी काउंटेड एज अ नेस्टेड लूप। ठीक है, एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फॉर वेरिएबल 1 इन रेंज 3। तो वेरिएबल 1 की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जाएगी? 2 तक। फर्स्ट केस में वेरिएबल 1 की वैल्यू कितनी है? 0। इसने कहा इटरेशन और वेरिएबल 1 प्लस 1 विच इज 0 प्लस 1 ऑफ आउटर लूप। सो ये आउटपुट आया हमारे पास इटरेशन 1 ऑफ आउटर लूप। फॉर var2 इन रेंज 2, तो var2 की वैल्यू होगी 0 और 1। पहली बार में 0 होगी, दूसरी बार में 1 होगी। इसने कहा प्रिंट var2 प्लस 1। var2 की वैल्यू 0 है, जब प्लस 1 करेंगे तो 1 और जब 1 होगी तो प्लस 1 करेंगे तो 2। तो एक बार में ये प्रिंट हुआ 1, एक बार में ये प्रिंट हुआ 2। फिर इसने कहा आउट ऑफ इनर लूप, ये प्रिंट हो गया। ठीक है,
तो ये वाला जो फोर लूप है दिस इज माई आउटर लूप, और ये वाला जो फोर लूप है दिस इज माई इनर लूप। ठीक है, आउटर लूप एंड इनर लूप। आई बात समझ में? ठीक है, तो जब तक हमारा इनर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, जब तक इनर लूप की सारी वैल्यूज एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक वो चलता रहेगा, और जैसे ही उसकी सारी इनर वैल्यूज एग्जीक्यूट हो जाएंगी हम वापस से अपने आउटर लूप पे आएंगे और उसकी एक वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। जैसे कि आपने देखा वेरिएबल 2 जो है उसकी वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। जब 1 और 2 प्रिंट हो गया तो ये लूप खत्म हो गया, हम वापस से पहुंचे अपने आउटर लूप। आउटर लूप में सबसे पहले var1 की वैल्यू 0 थी, अब हो जाएगी 1। अब var1 की वैल्यू 1 के लिए ये var2 की वैल्यू कितनी बार चलेगी? 0 और 1 के लिए चलेगी। ठीक है, तो हमने कहा इटरेशन 2 ऑफ द आउटर लूप, क्योंकि +1 किया है, 1 + 1 2 हो गया। देन इटरेशन 2 ऑफ द आउटर लूप, यहाँ पे अगेन आया 1 एंड 2, फिर आया आउट ऑफ इनर लूप। ठीक है, फिर हमारी आई इटरेशन 3, 0 1 2। यहाँ पे var1 की वैल्यू कितनी है? तो 3 है, तो हमारी वैल्यू इसकी कितनी कितनी लेंगे? 0 लेंगे, सेकेंड टाइम 1 लेंगे और थर्ड टाइम हम 2 लेंगे। जब हमने इसकी वैल्यू 2 ली तो 2 + 1 दैट इज 3, तो इटरेशन 3 ऑफ द आउटर लूप, और अंदर ये अगेन 0 और 1 के लिए चलेगा, दैट इज 1 और 2 दैट इज आउट ऑफ इनर लूप। ठीक है, आया समझ में? सो दिस इज हाउ वी हैव डन एंड मेड यूज ऑफ द नेस्टेड फॉर एंड व्हाइल लूप। तो फॉर लूप के अंदर अगर फॉर लूप हो दैट इज ऑल्सो नेस्टेड लूप, व्हाइल लूप के अंदर अगर व्हाइल लूप हो दैट इज ऑल्सो नेस्टेड लूप, और अगर फॉर में व्हाइल हो और व्हाइल में फॉर हो दैट इज ऑल्सो नेस्टेड लूप। ठीक है, और जो नेस्टेड लूप्स हैं इससे हम बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रोग्राम टू प्रिंट द पैटर्न फॉर अ नंबर इनपुट बाय द यूजर। अब यहाँ पे हमें ये एक पैटर्न प्रिंट कराना है, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट लाइन में 1 आए, देन हमारे पास 1 2 एक एक नंबर इंक्रीज होता जाए। तो इसको प्रिंट कराने के लिए हमें दो लूप्स की रिक्वायरमेंट होगी, 1 इज फॉर द रो एंड 1 इज फॉर द कॉलम। 1 2 3 4 एंड 5 एंड कॉलम्स 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इस तरह से है। तो सबसे पहले इस पैटर्न को करने के लिए हमें एक यूजर से नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यूजर से एक नंबर को इनपुट कराया। अब हमें यहाँ पे टोटल 5 रूल्स चाहिए फॉर आई इन रेंज 1 to +1। हमें पता है जो नंबर, जहाँ तक हमें नंबर प्रिंट कराना है, फॉर लूप में हमें उसे एक एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, क्योंकि फॉर लूप लास्ट वाले नंबर से कम लेके चलता है। तो नम अगर हमने यहाँ पे 5 दिया तो लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से लेके 6 तक, यानी कि आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 5 तक जा सकती है। देन है फॉर j इन रेंज 1 to i+1। तो फर्स्ट केस में अगर हम यहाँ से i की वैल्यू और j की वैल्यू लेके चलें, इस तरह से अगर इसे एग्जीक्यूट करें, तो फर्स्ट केस में i की वैल्यू कितनी है? 1 है, और j की वैल्यू कितनी है? 1 to i+1, यानी कि 1 i+1, i is 1 1 + 1 is 2। अब ये जो हमारी रेंज फंक्शन के अंदर वैल्यू है 1, 2, ये कितनी बार चलेगी? ओनली 1 टाइम, बिकॉज 1 से 2 तक हम जाएंगे तो एंडिंग वैल्यू से कम लेता है, तो एक बार चलेगा एंड इट विल प्रिंट j। और j की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे सिर्फ 1 देंगे, तो क्या प्रिंट हुआ हमारे पास? 1। अब ये इनर लूप जो है, j वाला जो लूप है वो खत्म हो गया, क्योंकि और कुछ नहीं है प्रिंट करने के लिए। तब ये नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट पे जाएगा, जो कि आउटर फॉर लूप की है। ये आउटर की प्रिंट स्टेटमेंट है और ये हमारी इनर की प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये हमारा इनर लूप है। तो यहाँ से हमारा आया 1। अब इस प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब है कर्सर विल कम टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रिंट हुआ, नेक्स्ट हमारी i की वैल्यू हो गई 2, और j कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 to i+1, i is 2, तो i+1 2 + 1 is 3। तो 1, 3 जो वैल्यू है, तो ये दो वैल्यूज के लिए चलेगा, एक 1 के लिए और एक 2 के लिए। एक बार j की वैल्यू 1 होगी, सेकेंड टाइम j की वैल्यू 2 होगी, ये प्रिंट हो गया आपका दिस वे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपका क्या होगा? इट विल बिकम 3। जैसे ही इनर लूप की सारी वैल्यूज एक्सेस हो गई, बाहर वाले लूप पे इंटरप्रेटर मूव करेगा और उसकी एक वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, दिस विल बिकम 3। सो इट विल बी फ्रॉम 1 to 4, लेकिन वैल्यूज कौन कौन से प्रिंट होंगी? 1 2 एंड 3, इस तरह से, दिस वन पॉइंट। ठीक है, उसके बाद सेम वे नेक्स्ट के लिए, इसकी सारी वैल्यूज खत्म हो गई तो 4 के लिए जाएगा,
फिर आपका प्रिंट होगा 1 से 4 तक, फिर 5 के लिए जाएगा, आपका प्रिंट होगा 1 से 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नेस्टेड लूप जो है वो वर्क करता है। इस तरह से हम बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग द नेस्टेड लूप, जैसे कि हमने फैक्टोरियल का करा, या वी कैन डू टू फाइंड द प्राइम नंबर्स इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू सच प्रोग्राम्स। अब एक बार फैक्टोरियल का लास्ट प्रोग्राम चेकआउट कर लेते हैं। देखिए, फैक्टोरियल निकालने का क्या मतलब है, मैथ्स में आपने पढ़ा है, सपोज मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, दैट बिकम्स 6। अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, 24 इंटू 1 इज 24। ठीक है, तो यानी कि जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर से हम एक एक लेस करके मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। तो हमें पता है कि जो अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है तो सबसे पहले हमें यूजर से नंबर लेना पड़ेगा जिसका फैक्टोरियल निकालना है। तो हमने नम वेरिएबल में यूजर से एक नंबर एंटर करा दिया और हमने जो फैक्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू दे दी 1। अगर हमारा नंबर लेस देन 0 है, यूजर से हमने एक नंबर एंटर कराया, अगर वो नंबर लेस देन 0 है तो हमारा जो फैक्टोरियल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि नेगेटिव नंबर के लिए फैक्टोरियल नहीं है। ठीक है, और अगर नंबर 0 है तो 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है। तो इन केसेस में तो कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नेगेटिव है तो है नहीं फैक्टोरियल, और अगर 0 है तो 0 का फैक्टोरियल क्या हो गया 1 हो गया। और अगर ऐसा नहीं है, इट मीन्स यूजर ने अगर 0 भी नहीं दिया और नेगेटिव नंबर नहीं दिया, इट मीन्स यूजर ने क्या दिया, एक पॉजिटिव नंबर पास किया, तो उस केस में हमें उसको कहाँ से कहाँ तक चलाना है, 1 से लेके उस नंबर प्लस 1 तक। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 5, तो मैं उस रेंज 4 लूप को कहाँ से कहाँ तक चलाऊंगी, 1 से लेके नम प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6। लेकिन नम की वैल्यू जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक, बिकॉज एक नंबर वो लेस जाती है एंडिंग वैल्यू से। और सबसे पहले हमारे नंबर की आई की वैल्यू हो गई 1, so fact is also 1 from here, 1 into 1 is 1. The next value of I is 2, so 1 into 2 is 2. Next value of I is 3, 2 into 3 is 6. Next value of I is 4, 6 into 4 is 24. And next value of I is 5, 24 into 5 is 120. So इस तरह से हमने इसको execute किया and we got our answer. ठीक है, so इस तरह से हमने इस प्रोग्राम को किया। अब इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे नेस्टेड लूप का कंसेप्ट कैसे आया, दिस इज माई नॉर्मल इफ स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट, दिस इज माई एल्स स्टेटमेंट। अब इफ के अंदर अगर इफ एल्स आ जाए या एलिफ में इफ एल्स आ जाए, दैट इज ऑल्सो अ नेस्टेड लूप, लेकिन यहाँ पे हमने एल्स के अंदर फॉर लूप को यूज किया। एल्स ऑलरेडी एक स्टेटमेंट है, मतलब एक लूप की तरह आप उसे कंसीडर कर सकते हैं, उसके अंदर हमने फॉर लूप डाला है। सो दिस इज हाउ इट हैज बिकम अ नेस्टेड लूप। ठीक है, सो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम्स को सॉल्व करते हैं। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन द आउटपुट ऑफ द ब्रेक एंड द कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारा 5th पार्ट है ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आई होप आपने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस हमने किया था, ऑल द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस, वो आपने ट्राई किया होगा, एंड 4th पार्ट यू मस्ट हैव ट्राइड ऑन योर ओन, एंड लेट अस डिस्कस द 5th पार्ट। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास दो फॉर लूप है, वन इज द आउटर फॉर लूप एंड सेकेंड इज द इनर फॉर लूप। तो सबसे पहले आउटर फॉर लूप में x की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम लेते हैं x एंड दिस इज माई y। x की वैल्यू क्या है 1। तो इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इनर फॉर लूप में जाएंगे, y इन द रेंज 2 to 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 2। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू पहली बार 2 है। इट सेज इफ x into y greater than 10, now x into y, x into y, x into y is 1 into 2, now this becomes 2, it says 2 greater than 10, condition is false। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है, दिस ब्रेक स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, इट विल गो डायरेक्टली टू द प्रिंट स्टेटमेंट x into y एंड इट विल प्रिंट 2। ठीक है, अभी x की वैल्यू आउटर लूप में x की वैल्यू 1 है, और इसके लिए हम इनर लूप के जितने भी y की वैल्यूज हैं उनको पहले यूज करते हैं। तो y की वैल्यू 2 हो गई, अब y की वैल्यू हो जाती है 3। सो x into y, x की वैल्यू तो अभी भी 1 है, सो 1 into 3 becomes 3। Now it says 3 greater than 10, condition is again false, तो सीधा इस पे चला जाएगा, प्रिंट कर देगा, that becomes 3। What is the next value of y? That is 4। तो 1 into 4 becomes
4, 4 greater than 10 is false, अगेन ये प्रिंट हो गया दैट इज 4। अब इसके बाद y की वैल्यू हम 5 ले नहीं सकते क्योंकि हमें कम लेके चलनी है, तो इनर लूप सारा एग्जीक्यूट हो गया। जब ये इनर लूप की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई, हम वापस से कहाँ पहुंचे, अपने आउटर लूप पे। x की वैल्यू कितनी थी 1, नाउ इट बिकम्स 2। अब y की वैल्यू दोबारा से 2 से शुरू होगी, अब 2 ही y की वैल्यू, x into y becomes 4, 4 greater than 10 condition is false, it will be printed again. Next is the value of y becomes 3, so 2 into 3 becomes 6, 6 greater than 10 जो है that is again false, ये फिर print हो जाएगा। Next value of y is 4, 2 into 4 is 8, 8 is greater than 10, again the condition is false, ये भी हमारा print हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद y की इनर वैल्यू सारी कंप्लीट हो गई और अब हम पहुंचे x की नेक्स्ट वैल्यू दैट बिकम्स 3। अब y की वैल्यू दोबारा 2 से स्टार्ट होगी, 3 into 2 is 6, 6 greater than 10 is false and this will be again printed as 6, then it becomes 3, 3 into 3 is 9, 9 greater than 10 अभी भी false है तो ये as it is print हो गया। then next value जो है that is your of y that is 4, now 4 into 3 is 12, अब 12 ग्रेटर देन 10, यहाँ पे हमारी कंडीशन है 12 ग्रेटर देन 10, सो ये कंडीशन हमारी क्या बन जाती है, ट्रू। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई हम ब्रेक स्टेटमेंट पे आए और प्रोग्राम हमारा यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो क्या इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नो, सो माय आउटपुट विल बी ओनली दिस मच दैट इज 2 3 4 4 6 8 6 एंड 9। ठीक है, we have done this program in the ideally also, let us check its output and match it from here। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आया, पहले हमारे आउटर लूप की एक वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारी इनर लूप की सारी वैल्यूज एग्जीक्यूट हो एंड देन वी विल मूव टू द आउटर लूप अगेन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम रन करते हैं। देखिए 2 3 4 4 6 8 6 9 and same values we have got here, that is 2 3 4 4 6 8 6 and 9। I hope now this is clear students। now we move on to the sixth part। अब sixth part में देखिए आपके पास क्या है, let us erase it first। sixth part में सबसे पहले we have a variable जिसकी वैल्यू हमारे पास है 7। अब यहाँ पे while loop का यूज हुआ है and here it says while variable greater than 0, यानी कि 7 is greater than 0, yes the condition is true। so इसने कहा print current variable value, क्या है current variable value 7, so this line is printed current variable value is 7। फिर variable हो गया -1 var -1 which becomes 6, variable की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 6 हो गई। अब इसने कहा कि अगर variable की वैल्यू 3 के इक्वल है तो हमारी वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज फॉल्स। तो क्या हम इस ब्रेक स्टेटमेंट पे जाएंगे, नहीं जाएंगे। विल गो टू दिस एल्स पार्ट और यहाँ पे चेक हुआ इफ वेरिएबल इक्वल्स टू 6, यस हमारे वेरिएबल की वैल्यू 6 है, तो इट सेज var इक्वल्स टू var -1 व्हिच बिकम्स 5। ठीक है, देन इट सेज कंटिन्यू। तो जब कंटिन्यू स्टेटमेंट आती है तो हम उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को छोड़ के हम नेक्स्ट वैल्यू को मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 5 है, तो हम यहाँ से सीधा कंटिन्यू के बाद पहुंचेंगे अपने व्हाइल लूप पे। सो वेरिएबल वैल्यू इज 5 हियर, सो हमने चेक किया 5 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू। तो सबसे पहले हमारी प्रिंट स्टेटमेंट क्या आई थी, करंट वेरिएबल वैल्यू इज 7। अब 5 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा, करंट वेरिएबल वैल्यू इज 5 एंड यहाँ से हमारे जो वेरिएबल की वैल्यू है वो -1 होके 5 -1 होके कितनी हो गई 4 हो गई। अब चेक करेगा 4 इक्वल टू 3, कंडीशन इज फॉल्स, तो ये ब्रेक पे नहीं जाएगा। एल्स में जाएगा 4 इक्वल टू 6, ये भी कंडीशन फॉल्स है तो इसमें जाएगा ही नहीं। जब 4 इक्वल टू 6 है ही नहीं तो इसके नीचे की स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो सीधा ये कहाँ पहुंचेगा, इन सारी स्टेटमेंट्स को स्किप करते हुए ये हमारे इस स्टेटमेंट पे पहुंचेगा दैट इज गुड बाय, दिस इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास कितनी है अभी 4 है। अब ये सारी स्टेटमेंट्स इसने यहाँ से छोड़ दी। ठीक है, ये सारी सीधा गुड बाय पे आया, अब यहाँ से वापस व्हाइल लूप पे गया, 4 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू। तो इसने क्या कहा, करंट वेरिएबल वैल्यू इज 4, करंट वेरिएबल
value is 4. That is printed. Now variable is variable minus 1. तो 4 minus 1 is 3. Now 4 minus 1 is 3. तो इस if statement पे आए if 3 equals to 3, yes with the value of variable is 3. अगर 3 equals to 3 है तो कहाँ पहुंच जाए, ब्रेक पे. तो yes, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आई हम आगे कुछ भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे ही नहीं. दैट विल बी आवर फाइनल वैल्यू. तो आउटपुट हमारे पास क्या आया, करंट वेरिएबल वैल्यू 7, देन करंट वेरिएबल वैल्यू 5, देन गुड बाय एंड देन करंट वेरिएबल वैल्यू 4. और इसी क्वेश्चन को अगर हम अपने पाइथन में एग्जीक्यूट करें तो यू कैन सी फ्रॉम हियर द आउटपुट. यहाँ पे देखिए, इसको हम कमेंट बना देते हैं एंड ये जो प्रोग्राम हमने टाइप किया हुआ है इसको हम कमेंट को हटा देते हैं. ठीक है, दिस इज द सेम क्वेश्चन विच इज गिवन इन एनसीईआरटी. अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें एंड वी चेक द आउटपुट तो यहाँ पे देखिए, लेट अस मैच आवर आउटपुट. ये देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आया, करंट वेरिएबल वैल्यू इज 7, then we have current variable value as 5, then we have goodbye and then current variable value as 4. So this is how we have to solve the nested loops based upon the break and the continue statement. ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन किए, हमारे जंप स्टेटमेंट ब्रेक एंड कंटिन्यू एज वेल एज हमारी जो दो नेस्टेड लूप्स हैं 4 and 1. ठीक है, so this is how we have done this concept, students. I hope this is clear to all of you. Still, in case any doubt is there, please tell your feedback or ask your comments. Tell your comments in the comment section. I'll be solving the questions if you need any help. And we have covered this chapter now, flow of control. Now next chapter in the sequence is the chapter string. तो इस वीडियो के बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो पे मूव ऑन करने वाले हैं वो आपके चैप्टर स्ट्रिंग की है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. एंड I'll meet you in my next video. If you find this video helpful, you can like it, share it and subscribe the channel. You can help the other students also, those who are preparing for the computer science exam. Okay, so I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and bye bye.